नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों पहले गुप्तोत्तर काल, और गुप्तोत्तर काल के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण वंश है। और उसके बाद में आज हम जो है पुष्यभूति वंश, या हम जिसे वर्धन वंश भी कहते हैं, उसकी बात करेंगे। देखिए बच्चों, हमारा जो सिलेबस है उसमें वाकाटक वंश के पश्चात जो दिया हुआ है वो है हर्ष और उसका प्रशासन व धर्म, यानी कि हर्ष का युग। ठीक है, तो इसलिए हम जो है हर्षवर्धन का वर्धन वंश शुरू कर रहे हैं। बाकी गुप्तोत्तर काल में कुछ वंश ऐसे हैं जो हमारी तीसरी यूनिट में दिए गए हैं, उनकी बात हम तीसरी यूनिट में कर लेंगे। ठीक है, दूसरी यूनिट अब जो है बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को जानने से पहले हमें जानना होगा कि गुप्त वंश का पतन हुआ लगभग 550 ईस्वी के आसपास। हम देखते हैं कि गुप्त वंश जो है उसका पतन 6ठी शताब्दी के मध्य में हो जाता है। ठीक है, और हर्ष के उदय, यानी कि गुप्त वंश का पतन और हर्ष के उदय के बीच का जो काल था, यह काल कैसा था? इस काल में कौन कौन सी शक्तियों ने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी? हम देखेंगे कि इस काल के अंदर कुछ स्थानीय शासकों ने, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ स्थानीय सामंतों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। क्योंकि जब एक विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हो जाता है, आप सभी को पता है गुप्त काल एक शक्तिशाली शासन काल माना जाता है, और गुप्त काल के पतन के बाद में जो है उत्तर भारत की जो राजनीति है इसमें विकेंद्रीकरण का दौर शुरू होता है, और उसके बाद में ये विकेंद्रीकरण का दौर खत्म होता है हर्षवर्धन के शासनकाल के पश्चात, है ना। और फिर हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में वापस फिर वैसी ही अराजकता फैल जाती है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुप्त वंश का पतन और हर्ष के उदय के बीच का जो काल है, इसमें कौन कौन से वंशों ने जो है अपना स्वतंत्रता की घोषणा करी। देखिए, यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण वंश देख रहे हैं, मैप है। ठीक है, चलिए तो देखिए मैप में देखते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर आपको कुछ क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एक ये आपको वंश दिखाई दे रहा है वल्लभी। वल्लभी में मैत्रक वंश, ठीक है, वल्लभी का मैत्रक वंश याद रखना, वल्लभी का मैत्रक वंश। इसी के साथ में प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर थानेश्वर दिखाई दे रहा है, और थानेश्वर का पुष्यभूति, है ना, थानेश्वर, थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, ये भी दिखाई दे रहा है। इसी के साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर कन्नौज, है ना, कन्नौज की बात कर लेंगे। ये कुछ गुप्त वंश के तहत जो क्षेत्र थे वो दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, इसी के साथ में आपको यहाँ पर कुछ उज्जैनी है, विदिशा है, कौशाम्बी है, ग्वालियर है, ये क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा भी और कुछ महत्वपूर्ण वंशों की क्या होती है, स्थापना होती है, याद रखना। तो देखिए, हम देखते हैं, जैसे कि आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी, ईसा की 6ठी शताब्दी के मध्य में, यानी कि लगभग 550 ईस्वी के आसपास जो है गुप्त वंश का पतन हो जाता है, और गुप्त साम्राज्य का क्या हो जाता है, एक प्रकार से विघटन माना जाता है। भारतीय राजनीति में उसके पश्चात एक विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हो जाता है। विकेंद्रीकरण और विभाजन का प्रोत्साहन मिलता है, हम कह सकते हैं। विकेंद्रीकरण यानी कि अब सत्ता का जो है केंद्रीकरण नहीं है ना, छोटे छोटे अलग अलग स्वतंत्र राज्य खड़े हो रहे हैं। सभी जो है क्या कर रहे हैं, अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, अपनी अपनी, जब राज्य पर केंद्रीकृत अधिकार होता है, कोई शक्तिशाली शासक होता है, तो छोटे छोटे ये स्वतंत्र शासकों और सामंतों की जो है ना हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर सके। लेकिन हम देख रहे हैं गुप्त वंश का पतन होते ही बहुत सारी स्वतंत्र शक्तियाँ खड़ी होती है। स्थानीय सामंतों और शासकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। जो छोटे छोटे सामंत है, शासक है, ये स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। गुप्तों के पतन के पश्चात अनेक राजवंशों का उदय हुआ। पहले हम वो राजवंश देखेंगे जिनका उदय होता है, आइए बात करते हैं। देखिए, वल्लभी वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैत्रक वंश, अभी हमने मैप में भी देखा था, है ना। मालवा, यहाँ पर यशोधर्मन वंश, है ना, मालव या मालवा जो है यहाँ पर यशोधर्मन वंश। कन्नौज में मोखरी वंश, मगध और मालवा में उत्तर गुप्त वंश। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी के साथ में थानेश्वर के अंदर वर्धन वंश, पुष्यभूति राजवंश, और यहाँ पर हूण, पंजाब के आसपास वाला जो एरिया होता है
पंजाब के आसपास वाली एरिया में जो है प्यारे बच्चों हूण जो है वो क्या करते हैं, हूण जो है देखने को मिलते हैं। तो कुल मिला के ये अलग अलग क्षेत्रों में हम देख रहे हैं अलग अलग शासक जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देते हैं। अब इनमें भी हमें पढ़ना है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश हम जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में हर्षवर्धन जो है वो दिया गया है। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करेंगे प्यारे बच्चों क्या, पुष्यभूति वंश। आइए बात करते हैं। देखिए थानेश्वर का वर्धन वंश, यहां पर आपको जो मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर जो आपको मैप दिखाई दे रहा है ये जो है ये पुष्यभूतिज, पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। ये जो एरिया है ये देखिए, आपने एक जनपद का नाम सुना होगा जिसका नाम है श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद। ठीक है, श्रीकंठ जनपद जो है प्यारे बच्चों, यह जनपद दिल्ली और पंजाब के आसपास वाले क्षेत्र जो है वर्तमान में, उस क्षेत्र में यह जनपद था, यानी दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर यह था, और इसमें थोड़ा बहुत जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा भी आता था। तो यह जनपद जो है प्यारे बच्चों दिल्ली, पंजाब व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भूभाग में फैला था, फैला था। ठीक है, याद रखना। श्रीकंठ जनपद की बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब इन क्षेत्रों में फैला हुआ होता है। ठीक है, और इसी जनपद में एक जगह है जिसका नाम है थानेश्वर, यानी कि इसी जनपद में, इसी के अंतर्गत थानेश्वर, थानेश्वर नामक जो है स्थान आता है, थानेश्वर स्थान। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत जो है थानेश्वर स्थान हमें देखने को मिलता है। थानेश्वर जो है वो वर्तमान में हरियाणा वाला क्षेत्र जो है, हरियाणा के अंदर अंबाला करनाल वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास वाला क्षेत्र माना जाता है। यानी कि जो थानेश्वर है ये वर्तमान में अब हम देखते हैं हरियाणा वाले क्षेत्र में माना जाता है। ठीक है, और इसी वंश, इसी क्षेत्र में थानेश्वर या फिर वर्धन वंश की स्थापना होती है। इसको थानेश्वर का वर्धन वंश बोल दीजिए, इसको पुष्यभूति वंश बोल दीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति नामक व्यक्ति था। ठीक है, इसलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कह देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो है हम जानने वाले हैं वर्धन वंश की जानकारी के स्रोत, यानी किन किन स्रोतों से जो है वर्धन वंश की हमें जानकारी मिलती है। आइए बात करते हैं। देखिए थानेश्वर का वर्धन वंश है, स्थानीश्वर अथवा थानेश्वर का पुष्यभूति राजवंश इतिहास में वर्धन वंश के नाम से जो है क्या होता है, प्रसिद्ध होता है। ठीक है, इतिहास के साधन की अगर बात करें तो हमारे पास में बहुत सारे साहित्यिक स्रोत हैं, हमारे पास में विदेशी विवरण है और हमारे पास में पुरातात्विक स्रोत भी है। साहित्यिक स्रोत के अंदर प्यारे बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास में बाण भट्ट की हर्षचरित्र है और कादंबरी है। हमारे पास में प्यारे बच्चों आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो कि एक महायान बौद्ध ग्रंथ है, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इसी के साथ में हर्ष के नाटक ग्रंथ है, प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है, वहाँ से जो है हमें हर्षवर्धन के काल की जानकारी मिलती है या वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण में हम देखें तो हमें हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री जिसका यात्रा वृत्तांत है सी यू की, वहाँ से हमें जानकारी मिल जाती है। इसी के साथ में अगर हम बात करें हेनसांग का जीवनीकार जिसने उसका जीवन लिखा व्हीली, इसी के साथ में इत्सिंग, इनके विवरणों से हमें जानकारी मिल जाती है। और पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो हमारे पास में बंसखेड़ा अभिलेख है, मधुबन ताम्रपत्र है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ मुद्राएं हमें मिल जाती है, मुद्रा भांड है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हमें
स्रोत मिलते हैं वर्धन वंश की जानकारी के। आइए तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले साहित्यिक स्रोत की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे बाण भट्ट की हर्षचरित्र की। देखिए, बाण भट्ट का हर्षचरित्र साहित्यिक स्रोत में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। हर्षचरित्र, हर्षचरित्र की रचना कौन कर रहा है? बाण भट्ट कर रहा है। ठीक है, बाण भट्ट ने की है। और वर्धन वंश के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत यह माना जाता है। ठीक है, वर्धन वंश का जो इतिहास है इसका सर्वप्रमुख स्रोत हमारे पास में क्या है? बाण भट्ट का हर्षचरित्र है। यह ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम चरित्र काव्य या गद्य काव्य माना जाता है, जो कि ऐतिहासिक विषय पर लिखा गया है। हालांकि यह जो ग्रंथ है इसमें टोटल 8 अध्याय हैं और उन अध्यायों को उच्छावास कहा गया है। क्या कहा गया है? उच्छावास कहा गया है। और इन 8 उच्छावासों में से जो प्रारंभ के 3 उच्छावास है उसमें ऐसा बताया जाता है कि बाण ने अपने जीवन के बारे में ही लिखा है, जिसमें पहला जो उच्छ्वास है यानी कि पहला जो अध्याय है उसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है, है ना। और बाकी 3 के बाद में जो चौथे, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां है उनमें हमें वर्धन वंश के अलग अलग शासकों की जानकारी मिलती है। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री, है ना, इनकी जानकारी भी मिलती है। चलिए तो देखते हैं। इसमें 8 अध्याय हैं जिन्हें उच्छ्वास कहा गया है। प्रथम 3 उच्छ्वास में बाण की क्या है? आत्मकथा है, याद रखना। देखिए, प्रथम उच्छ्वास का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय उच्छ्वास की, तो द्वितीय उच्छ्वास में बाण के बचपन का वर्णन व हर्ष के संपर्क में आने का विवरण मिलता है। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि हर्षवर्धन और बाण भट्ट इनकी मुलाकात सबसे पहले कहां होती है? तो देखिए, हर्ष व बाण भट्ट की प्रथम भेंट अचिरावती नदी पर मणितारा स्कंदावर यानी कि सैनिक शिविर में होती है। याद रखना, ठीक है। अचिरावती नदी वाला क्षेत्र है और मणितारा सैनिक शिविर है। यहां पर हर्ष की और बाण भट्ट की क्या होती है? पहली मुलाकात होती है। यह दूसरा उच्छ्वास हो गया। तीसरे उच्छ्वास की बात अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से उच्छ्वास में हर्ष और बाण के संपर्क में आने की, है ना, यानी बाण भट्ट के हर्ष के संपर्क में आने की जानकारी मिलती है, तो वो कौन सा उच्छ्वास है? वो द्वितीय उच्छ्वास है। इसमें हर्ष के संपर्क में आने की जानकारी मिलती है। ठीक है, ऐसा बताया जाता है कि जब बाण भट्ट जब हर्ष के दरबार में आता है, नियुक्त होता है, तो बाण भट्ट को लेकर पहले ही कानाफूसी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हर्षवर्धन जो है वो शुरू में बाण भट्ट को इतना महत्व भी नहीं देता है, लेकिन बाद में बाण भट्ट जो है अपनी प्रतिभा, अपने ज्ञान, अपने कौशल का जो है प्रदर्शन करता है और बहुत जल्द ही बाण भट्ट जो है वो हर्षवर्धन का चहेता भी बन जाता है। ठीक है, तीसरा उच्छ्वास की बात करें तो श्रीकंठ जनपद तथा थानेश्वर का वर्णन करते हुए पुष्यभूति तथा भैरवाचार्य नामक शैव आचार्य के आपसी संबंधों पर विषय में बताता है। ठीक है, तो देखिए, तीसरे उच्छ्वास के अंदर श्रीकंठ जनपद का उल्लेख है, जिसकी मैंने बात करी, जो कि दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास फैला हुआ था, जिसमें जो है हम देखते हैं थानेश्वर वाला हिस्सा भी हमें इसी में जनपद में देखने को मिलता है। थानेश्वर का वर्णन करते हुए वह पुष्यभूति जो कि इस वंश का पहला पुरुष, पहला संस्थापक माना जाता है, इसी के नाम पर पुष्यभूति वंश नाम पड़ा है। पुष्यभूति तथा भैरवाचार्य नामक शैव आचार्य के आपसी संबंधों के विषय में बताता है। फिर देखते हैं चौथा उच्छ्वास। तो चौथे उच्छ्वास में प्रभाकर वर्धन, ठीक है, और फिर प्रभाकर वर्धन के बाद में फिर उसके पुत्र राज्यवर्धन और फिर हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दोनों भाई हो गए। और फिर इनकी एक बहन थी जिसका नाम था राज्यश्री के जन्म, बचपन व कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ विवाह जैसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो यानी कि चौथा उच्छ्वास, तो मैंने क्या बताया कि जो शुरुआत के 3 उच्छ्वास है इनका इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पहले का तो कोई ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है, और शुरुआत के 3 में तो बाण भट्ट अपने ही जीवन, अपनी ही आत्मकथा के बारे में बताता है। चौथे से शुरू होती है। अब देखिए, चौथे में प्रभाकर वर्धन है, राज्यवर्धन है, हर्षवर्धन है, उनकी बहन राज्यश्री है, इनका जन्म, बचपन, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ इनकी विवाह जैसी घटनाओं की जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। 5वां उच्छ्वास है, तो 5वें उच्छ्वास में सीमा प्रांत पर हूणों के उपद्रव, यानी हूण के जो उपद्रव हो रहे थे, हूणों के आक्रमण हो रहे थे, उसकी जानकारी मिल रही है। उन्हें दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजना और प्रभाकर वर्धन की बीमारी तथा मृत्यु का वर्णन, ये हमें 5वें उच्छ्वास में हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं छठे उच्छ्वास की। तो छठे उच्छ्वास में शोकग्रस्त राज्यवर्धन द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इच्छा,
यानी कि राज्यवर्धन द्वारा जो है संन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की जाती है, बैरागी बनने की इच्छा व्यक्त की जाती है, उसकी जानकारी हमें छठे उच्छ्वास में मिल रही है। ग्रहवर्मा की हत्या का समाचार, राज्यवर्धन का मालव राज के विरुद्ध अभियान, मालव राज की पराजय, शशांक द्वारा छल पूर्वक राज्यश्री की हत्या की घटनाएं, साथ ही साथ हर्ष की समस्त शत्रुओं से बदला लेने तथा पृथ्वी को गोड़ विहीन करने की प्रतिज्ञा का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, अभी हो सकता है कि आपको ये बातें इतनी समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है बच्चों। अभी हम जब पढ़ेंगे प्रारंभिक इतिहास, उसके बाद में हर्षवर्धन, तो ये सारी बातें आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। हर्षवर्धन की शपथ, है ना, कि क्या प्रतिज्ञा ले रहा है ना, ये सारी बातें मैं आपको एकदम डेप्थ में समझाऊंगा। विवाह, है ना, इसका संन्यास ग्रहण करने की इच्छा, ये सब कुछ, ये क्या कारण थे इनके पीछे, ये सारी बातें आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी हम स्रोत पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमने थ्योरी नहीं पढ़ी है, हम सिर्फ स्रोत देख रहे हैं, है ना। तो एक बार सुन लीजिए, उसके बाद में आगे जब डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद में जब आप इन्हें पढ़ोगे तब आपको इजीली ये समझ में भी आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें उच्छ्वास में हर्ष के सैन्य अभियान, कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से राजदूत हंस बेग द्वारा प्रेषित मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का विवरण। यानी कि कामरूप का राजा है जिसका नाम है भास्कर वर्मा अपना एक दूत भेजेगा जिसका नाम है हंस बेग, हर्ष से मैत्री प्रस्ताव स्थापित करने के लिए, ठीक है, और उसके स्वीकार किए जाने का विवरण जो है सातवें उच्छ्वास में है। आठवें उच्छ्वास में राज्यश्री की खोज तथा प्राप्ति, और एक बौद्ध भिक्षु है दिवाकर मिश्र से मिलन तथा राज्यश्री को साथ लेकर सैन्य शिविर में वापस जाने का वर्णन किया गया है। इसी के साथ हर्ष चरित्र का विवरण अचानक समाप्त हो जाता है। देखिए, आठवें उच्छ्वास में यह घटना लास्ट है कि राज्यश्री जो है उसको सैन्य शिविर में वापस लिया जाता है। उसके बाद में फिर क्या होता है, हर्ष के साथ क्या होता है, यानी कि हर्ष चरित्र का जो विवरण है वो ऑन द स्पॉट यहीं इसी के साथ में समाप्त हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो विवरण अचानक समाप्त हो जाता है। तो ये 8 उच्छ्वास है, 8 के 8 दिमाग में रख लेना। 8 के 8 नहीं रख सको ना, तो देखिए इसमें आपको एक तो ये दिवाकर मिश्र से मिलन वाली बात याद रखनी है, ठीक है, हंस बेग से मिलन वाली बात याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके के बाद में हर्ष की प्रतिज्ञा, ये याद रख लेना इसमें छठे वाले में, सभी में थोड़ी थोड़ी बता रहा हूँ, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वें के अंदर बस ये आगे वाले 3 याद रख लेना, ठीक है, छठा, 7वां और 8वां थोड़ा देख लेना इसको, है ना। चलिए, अध्याय 8 को, यानी जो उच्छ्वास 8 है, इसको विंध्याद्री निवेशन भी कहा जाता है। इसमें विंध्य के जंगलों में रहने वाले विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का विवरण हमें देखने को मिलता है 8वें उच्छ्वास में। इसी के साथ में थोड़ी बहुत और अगर हम बात करें हर्ष चरित्र की, तो हर्ष चरित्र में घटनाओं का वर्णन करते समय तिथियों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट बात है, कथन आ जाए सत्य सत्य, तो याद रखना तिथियों का यहां पर कहीं उल्लेख नहीं है। कावेल तथा थॉमस ने हर्ष चरित्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। पूछ लिया जाए हर्ष चरित्र के अंग्रेजी अनुवादक कौन है, तो कावेल है और थॉमस है। आइए आगे देखते हैं। हर्ष चरित्र में दी गई वंशावली का आरंभिक भाग जो है वो मिथकीय लगता है, किंतु उत्तरार्ध में ऐतिहासिकता नजर आती है। तो मैंने क्या बताया भाई, शुरुआत के जो 3 भाग है उसमें तो जीवन चरित्र ही है ना, आगे के जो भाग हैं उसमें जो है ऐतिहासिकता नजर आती है, ठीक है। जैसे कि हर्ष की प्रतिज्ञा है ना, राज्यश्री का विवाह है, और फिर उसके बाद में राज्यवर्धन है, प्रभाकर वर्धन है, इनके द्वारा किए गए कार्य, हर्ष के जो है विजय अभियान है, इन सब की जानकारी मिल रही, तो यहाँ से हमें ऐतिहासिकता नजर आती है। बाकी जो है शुरुआत में तो हमें सब कुछ मिथ के प्रतीत होता है। बाण ने हर्ष चरित्र को आख्यायिका कहा है, ठीक है, याद रखना, आख्यायिका कहा है, जो इतिहास की एक परंपरा भी मानी जाती है, परंपरा का अंग माना जाता है। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, हर्ष का जो विवरण है वो हर्ष चरित्र में किस प्रकार किया गया। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी लाइनें हैं, थोड़ी सी 2-4 लाइनें लेकर आया हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में कोई कोटेशन आ जाए कि ये उल्लेख किसके बारे में हुआ है, किस में हुआ है, तो हर्ष के बारे में हर्ष चरित्र में उल्लेख हुआ है कि जब राजकीय समृद्धि की देवी ने उसका आलिंगन किया, उसने उसे अपना प्रगाढ़ आलिंगन में ले लिया। अपनी भुजाओं पर उपस्थित सम्राट के चिन्हों के कारण अनिच्छा के बावजूद उसको राजगद्दी पर आरूढ़ होना पड़ा। ये सारी बात जो है ये हर्ष के बारे में कही जा रही है। हर्ष चरित्र में इस प्रकार का जो है विवरण मिलता है। बाणभट्ट जो है इस प्रकार का विवरण करते हैं, याद रखिएगा। आइए अगर हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों बाणभट्ट की, और बाणभट्ट के जीवन पर अगर प्रकाश नहीं डाले तो बात थोड़ी क्या लगती है, अधूरी अधूरी सी लगती है। तो थोड़ी बहुत जानकारी बाणभट्ट के बारे में जाननी जरूरी है। बाणभट्ट की बात करें तो मूलतः यह प्रीतिकूट गांव के वात्स्यायन गोत्रीय तथा भृगुवंशीय ब्राह्मणों से संबंधित थे। बहुत बार आजकल जो है इस प्रकार के राइटरों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि कौन से
वंश का था, कौन से गोत्र का था, कौन से गांव का था। अब देखिए ये प्रीतिकूट गांव, इस प्रीतिकूट गांव का जो है विवरण जो है अलग अलग जगह मुझे अलग अलग देखने को मिला। प्रीतिकूट गांव जो है ऐसा बताया जाता है कि एक जगह मुझे पढ़ने में मिलता है, देखिए बुक्स में तो जो है स्पेशली इसका कोई एग्जैक्ट जगह नहीं बताई गई है कहाँ पर है, 2-3 किताबों में देखा भी है ना, शायद वो इसी वजह से नहीं बताई होगी क्योंकि इसकी वर्तमान जो स्थिति है उसको लेकर थोड़ा बहुत संशय होगा दिमाग में इतिहासकारों के। लेकिन देखिए एमपी के अंदर एक जगह है जिसका नाम है भंवरसेन, जो कि गंगा और सोन नदियों के आसपास संगम वाले क्षेत्र में है। तो ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो भंवरसेन है जो एमपी का है वही क्या है, प्रीतिकूट गांव है। और बहुत सारी जगह बिहार वाला क्षेत्र जो है, बिहार पटना वाला क्षेत्र है ना, संभावना व्यक्त की गई है कि भाई संभवतः बिहार पटना वाले क्षेत्र में जो है प्रीतिकूट गांव रहा हो, है ना। तो मोटा मोटा आप जैसे कि मैंने विकीपीडिया किया तो विकीपीडिया में मुझे मिला कि जो अभी वर्तमान में भंवरसेन गांव है मध्य प्रदेश में, वो प्रीतिकूट गांव को क्या रिप्रेजेंट करता है एक प्रकार से, ठीक है। तो जो भी है प्रीतिकूट गांव के थे ये, याद रखना। वात्स्यायन गोत्रीय थे और भृगुवंशी ब्राह्मणों में इनको से संबंध बताया गया है। इन्होंने अपने भाई के कहने पर जो है हर्षचरित्र की रचना की थी और मुख्यतः एक भाई है श्यामल, इनकी इच्छा थी हर्षचरित्र लिखा जाना, तो इनकी इच्छा पर ये हर्षचरित्र लिखते हैं। बाण की माता का नाम था राजदेवी और माता जो है बहुत कम उम्र में ही जो है बाण के असर से जो है उनके माता पिता का साया उठ जाता है। पिता का नाम आता है इनके चित्रभानु, ठीक है। पिता का नाम पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों तो पिता का नाम आता है चित्रभानु, चित्रभानु याद रखना, ठीक है। चित्रभानु इनके पिता का नाम हमें देखने को मिलता है। चलिए, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी थी बाणभट्ट के बारे में। इन्होंने भरचू नाम के एक योग्य गुरु से जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी, ये बात भी याद रखना बाणभट्ट के बारे में। चलिए, तो देखिए दोस्तों आजकल इतिहासकारों के बारे में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, राइटर्स के बारे में, तो याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, कादम्बरी। कादम्बरी जो ग्रंथ है वो भी किसका है, बाणभट्ट का ग्रंथ माना जाता है, बाणभट्ट का ही ग्रंथ है ये, है ना। ये संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। आपको बहुत सी जगह मिलेगी कि यह विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है, ठीक है। और अगर कहें तो संस्कृत भाषा का विश्व का प्रथम उपन्यास भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इसमें जानकारी मिलेगी हर्षकालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है। ऐसा बताया जाता है कि जो कादम्बरी की जो रचना है वो बाणभट्ट पूरी नहीं कर पाए थे, बाणभट्ट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो है इनका पुत्र है जिसका नाम है पुलीन भट्ट, और पुलीन भट्ट के द्वारा जो है इसे पूरा किया जाता है, कहीं नोट कर लेना, साइड में लिख लेना, ठीक है, याद रखना। तो कादम्बरी भी हमारे पास में स्रोत है जिसमें हर्ष चरित्र या फिर जिसमें हर्ष के जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है, सामाजिक धार्मिक जीवन से संबंधित जानकारी मिलती है। आर्य मंजूश्री मूलकल्प जो है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प यह क्या है, एक प्रकार से यह एक महायान बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन है सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री ने करवाया था, ओके। और इसमें कितने श्लोक है, 1000 श्लोक है, और इसमें हर्ष के लिए है शब्द का उल्लेख हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर्ष के लिए है शब्द का उल्लेख किसमें होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखना आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अंदर, ठीक है। चलिए, तो ये आर्य मंजूश्री मूलकल्प हो गया। उसके बाद में हर्ष द्वारा रचित नाटक ग्रंथ है जिसके अंदर प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर्ष जो है वो स्वयं एक विद्वान था, एक रचयिता था, तो उसने नाटकों की रचना करी है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये तीनों ही नाम, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब इन्हें डिटेल से हम जानेंगे बाद में, जब हम हर्ष की साहित्यिक उपलब्धियों की बात करेंगे, है ना, हर्ष का मूल्यांकन करेंगे तब हम इसे डिटेल में जान लेंगे। अभी एक बार देख लो कि कौन कौन से स्रोत जो है वो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब हम थोड़े बहुत विदेशियों के विवरण। तो प्यारे बच्चों, विदेशियों के विवरण में अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक चीनी यात्री भारत की यात्रा करता है, लगभग 16 वर्ष तक भारत में रहता है, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है हुएनसांग, ठीक है। हुएनसांग जो है हर्ष के समय में भारत आता है, ठीक है। और इसकी यात्रा विवरण का नाम है सीयूकी, सभी जानते हैं, सामान्य सी बात है। फाहियान की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आएगा, उसके बाद में फिर हेनसांग हम देख रहे हैं, इसके बाद में फिर इत्सिंग, ठीक है। तत्कालिक राजनीति व संस्कृति के बारे में हमें बताता है, यानी कि जो हुएनसांग है वो हमें उस समय की राजनीति और संस्कृति के बारे में बता रहा है। अभी बीच बीच में हम उल्लेख भी करेंगे कि हेनसांग ने जो है हर्षवर्धन के बारे में क्या कहा है, इसे क्या कहा है ना, बहुत सारी जगह उल्लेख करता है, वो बीच बीच में हम उल्लेख भी कर लेंगे, सामान्य बात जान लीजिए।
अब देखिए ह्वेनसांग की जीवनी का रचनाकार उसका एक मित्र है हीली, हीली था, ठीक है, और बील द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, ठीक है। यानी कि ह्वेनसांग की जो जीवनी है उसका रचनाकार कौन था? विली था, जिसे बील द्वारा जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हीली है, हीली ने भी जो है हर्षवर्धन, क्योंकि उसने ह्वेनसांग के जीवन के बारे में लिखा है, तो ह्वेनसांग ने जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो हीली ने भी जो है ह्वेनसांग से संबंधित जो है हम कह सकते हैं बहुत सारी बातें बताई है, और उसमें भारत से संबंधित भी बहुत सारी बातों को उसने उल्लेख किया है जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल के समय के भारत की वो बात करता है। तो हमें हीली द्वारा भी जो है जानकारी मिल जाती है, याद रखना। देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें, इधर देखिए हमने साहित्यिक स्रोत में देखा था, तो साहित्यिक स्रोत में 2 ग्रंथ और याद कर लेना। जैसे एक तो चंडी शतक काव्य है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक तो क्या है? चंडी शतक काव्य, काव्य, ठीक है। और एक है जो शंकर है, शंकर ने जो है टीका लिखी है हर्ष चरित्र पर, तो शंकर कृत हर्ष चरित्र की टीका, है ना, शंकर कृत हर्ष चरित्र की टीका, ठीक है। तो ये 2 और साहित्यिक स्रोत में आप देख सकते हैं, इन्हें भी याद रख लेना। चलिए, तो ये बात कर ली हीली की। आगे देखिए इत्सिंग चीनी यात्री था। इसके विवरण से हर्षकालीन समाज की हमें जानकारी मिलती है, और इसका जो विवरण है उसका अंग्रेजी अनुवाद जापानी बौद्ध विद्वान तक्कुसु ने किया था। किस नाम से? ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजियन नाम से किया था, याद रखना, ठीक है। ये इत्सिंग के यात्रा वृत्तांत का अंग्रेजी विवरण है, ठीक है। तो ये हो गया इत्सिंग। तो ये हो गए विदेशी विवरण, मुख्य रूप से हम देख रहे हैं तो चीनी विदेशी विवरण ही हमें मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे अभिलेख, अभिलेख के बाद में हम देखेंगे मुहर, और फिर उसके बाद में मुद्राएं, सिक्के, ठीक है। चलिए तो आइए, अभिलेख में सबसे पहले हम बात करेंगे बांसखेड़ा लेख की, या बंसखेड़ा लेख की। यह 1894 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित बांसखेड़ा नामक स्थान से मिलता है, ठीक है। जगह की बात हो चुकी है। इसमें अगर हम बात करें तिथि की, तो ये 628 ईस्वी का है, यानी कि इसमें हर्ष संवत दिया गया है 22, ठीक है, 22 अर्थात 628 ईस्वी इस पर तिथि अंकित हमें देखने को मिलती है। इसमें हर्ष द्वारा अहिछत्र भुक्ति के अंगदीय विषय के मरकट सागर नामक ग्राम को बालचंद्र तथा भट्ट स्वामी नामक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को दान देने का विवरण है। अब देखिए अहिछत्र भुक्ति है, ठीक है, भुक्ति यानी कि कोई राज्य हो गया ना, भुक्ति हम देखते थे ना प्रशासन में, भुक्ति, भुक्ति यानी कोई राज्य है, विषय यानी जिले होते हैं, तो भुक्ति राज्य में अंगदीय विषय के मरकट सागर नामक गांव, यानी कि एक राज्य है उसमें ये जिला है अंगदीय, और जिले के अंदर एक गांव है मरकट सागर गांव, इसको दान में दिया गया है बालचंद्र तथा भट्ट स्वामी नामक भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों को, ठीक है, याद रखना। किसके द्वारा? हर्ष द्वारा। किसमें उल्लेख मिल रहा है? बंसखेड़ा लेख में। इसमें राज्यवर्धन द्वारा मालवा के शासक देवगुप्त पर विजय तथा अंततः गौड़ नरेश शशांक द्वारा उसकी हत्या की जानकारी भी मिलती है इसी बंसखेड़ा लेख में। देखिए ये सारी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा हो, है ना। अगर मैं पूरा यहीं बता दूं क्यों हत्या की, क्या की, तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा ना। आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे, चिंता मत करना, अभी सिर्फ स्रोत पढ़ रहे हैं एक सरसरी नज़र से कि हाँ ये इनसे जो है हमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है, टेंशन मत लेना। इसमें हर्ष के वंश के मूल पुरुष पुष्यभूति की चर्चा नहीं होती है ना, याद रखना, पुष्यभूति की चर्चा हमें नहीं मिलती है। नरवर्धन से शुरू होता है वंशावली, और यहाँ पर राज्यवर्धन द्वितीय तक की जो है संपूर्ण वंशावली हमें मिलती है राजमाताओं के नाम के साथ में, लेकिन जो मूल पुरुष है पुष्यभूति उसका उल्लेख नहीं हुआ है। याद रखना, कोटेशन आ जाए बंसखेड़ा लेख में पुष्यभूति का उल्लेख हुआ है तो नहीं, उल्लेख नहीं हुआ है ना, याद रखना। आगे देखिए, हर्ष को इसमें महाराजाधिराज कहा गया है, और हर्ष के हस्ताक्षर भी किसमें मिलते हैं? बंसखेड़ा भी लेख में। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मधुबन का लेख। मधुबन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से प्राप्त होता है ये हमें, ठीक है। और यहाँ से हर्ष संवत 25 अर्थात 631 ईस्वी, ठीक है। इससे पीछे हमें मिल रहा था, देखिए प्यारे बच्चों, 22 यानी 28, उसके बाद 3 जोड़ दो
तो ये कितना हो जाएगा, 631 ईस्वी का लेख हमें मिला है। हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा नामक गांव को सावरणी गोत्री भट्ट वात स्वामी तथा विष्णु वृद्ध गोत्री भट्ट शिवदेव स्वामी को दान में देने का विवरण मिलता है। देखिए दोनों में ही, मधुबन में भी मिल रहा है, मधुबन में भी मिल रहा है और बंसखेड़ा में भी मिल रहा है, ये गांव को दान में देने का उल्लेख हर्ष द्वारा। याद रखना है, ये दोनों के ही इंपॉर्टेंट है। आइए उसके बाद देखिए ऐहोल का लेख। ऐहोल का जो लेख है आप सभी को पता है, यह लेख चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय का है, ठीक है, और इसकी तिथि है 633-634 ईस्वी। इसमें हर्ष तथा पुलकेशियन के बीच होने वाले युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। इस युद्ध का भी हम विस्तार से जानेंगे जब हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी रचना जो है वो पुलकेशियन के दरबारी रवि कीर्ति ने की है। ऐहोल यानी ऐहोल का लेख जो है, ऐहोल कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ठीक है, ऐहोल। तो ऐहोल का लेख हमें प्राप्त होता है। इसमें हमें पता चलता है कि किस प्रकार हर्षवर्धन की दक्षिण विस्तार को जो है पुलकेशियन द्वितीय रोकता है, ठीक है, किस प्रकार उसका सामना करता है, जानकारी मिलती है हमें। ऐहोल का लेख को लेकर यूजीसी नेट में अक्सर क्वेश्चन आता है कि महाभारत के काल की गणना किस लेख में की गई है ना। महाभारत काल की गणना जो है वो भी हमें ऐहोल के लेख में देखने को मिलती है। याद रखना, अभी आपको बता रहा हूँ, महाभारत के काल की गणना लिख लेना कहीं, ठीक है। अब वो काल दिया गया है, कहीं अलग अलग दिया मिलता है ना, इसलिए आप सिर्फ इतना याद रखिए, महाभारत के काल की गणना जो है वो ऐहोल लेख में भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, याद रखना। चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे नौसारी ताम्र लेख। यह वल्लभी शासक जय भट्ट तृतीय का लेख है। इसमें हर्ष द्वारा वल्लभी शासक ध्रुव भट्ट के विरुद्ध विजय का उल्लेख मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ध्रुव भट्ट के विरुद्ध विजय का उल्लेख हमें मिल रहा है और इसमें हर्ष को परमेश्वर कहा गया है। चलिए नौसारी ताम्र लेख में भी हमें जानकारी मिलती है, 706 ईस्वी का है ये। अब हम बात करें मुहरे और सिक्के की, तो मुश्किल से दो ही नाम याद रखने हैं आपको, है ना। उसमें एक नालंदा है और एक सोनीपत है, ठीक है। सोनपत जो कि दिल्ली के समीप सोनीपत नामक स्थान है ना, अभी सोनीपत हो चुका है, ठीक है, नालंदा बिहार वाला। तो देखिए नालंदा और सोनीपत दो जगहों से जो है हर्ष की मुद्राएं हमें मिलती है, हर्ष की मुहर मिलती है, मुद्राएं अलग देखेंगे, मुहर मिलती है। अब देखिए पहली मिट्टी की है तथा दूसरी तांबे की, यानी कि ये नालंदा वाली जो है ये मिट्टी की है, सोनपत जो है वो तांबे की है, ठीक है। इन पर राज्यवर्धन प्रथम के समय से हर्षवर्धन तक की वंशावली मिलती है, यानी कि सिक्कों पर जो है, इन मुहरों पर बार बार सिक्का निकल रहा है, मुहरे है ना, इन मुहरों पर जो है वंशावली दी गई है राज्यवर्धन प्रथम से लेकर हर्षवर्धन के समय तक की। सोनपत मुहर में ही हमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद करना। हर्ष का पूरा नाम, एक तो हर्ष के लिए है शब्द का उल्लेख किया है आर्य मंजूश्री मूलकल्प के अंदर, ठीक है, अभी हमने देखा था, और सोनपत मुहर के अंदर हर्षवर्धन नाम मिलता है। देखो वापिस से देखो, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये देखो यहाँ मैंने आपको कराया था 1000 श्लोक है, हर्ष के लिए है शब्द का उल्लेख मिला है, पीछे देखो ये क्या है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में। और अब यहाँ आप क्या कर रहे हो, हर्ष का पूरा नाम, और एक बंसखेड़ा लेख में मैंने पढ़ाया था आपको हर्ष के हस्ताक्षर, है ना। देखो वापिस से बंसखेड़ा लेख में आपको पढ़ाए थे मैंने हर्ष के हस्ताक्षर, ठीक है। आओ 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 जल्दी 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 जल्दी, ये रहा बंसखेड़ा, ठीक है, और ये रहा किधर गए, हाँ लास्ट लाइन, हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं ना। तो ये तीन चीज़ें, हर्ष के हस्ताक्षर, हर्ष का पूरा नाम और हर्ष के लिए है का उपयोग, ये किस किस ने किया याद रखना, ठीक है ना। तो सोनपत मुहर में ही हमें हर्ष का पूरा नाम हर्षवर्धन मिलता है। नेक्स्ट देखिए, नालंदा मुद्रा पर श्री हर्ष लिखा है तथा उसके माहेश्वर सार्वभौम व महाराजाधिराज उसे कहा गया है, याद रखना। हर्ष के कुछ सिक्के भितोरा या फिर भिटोरा, एक ही बात है ना, कंफ्यूज मत होना। कहां पर है ये, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। इस गांव से प्राप्त हुए, यानी कि सिक्कों की बात कर रहे हैं, मुहरे हमने देख लिए नालंदा और सोनीपत वाली। सिक्कों की बात करें तो भिटोरा मुद्रा भांड, सीधा लिख लो मुद्रा भांड, मुद्रा भांड पूछ लिया जाए। भितोरा मुद्रा भांड जो है, यहां से देखिए हर्ष के सिक्के, हर्षवर्धन के शासनकाल सिक्के मिलते हैं, रजत सिक्कों का ये मुद्रा भांड है, रजत सिक्के है ना, रजत यानी चांदी के सिक्के, ठीक है, रजत सिक्कों का मुद्रा भांड है। ये चांदी के हैं तथा इन पर श्री शालदत्त, श्री शीलादित्य अंकित है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि ये जो
भिटोरा शिलालेख है, सॉरी भिटोरा मुद्रा भांड है, इन भिटोरा मुद्रा भांड के अंदर जो है सिक्के मिले हैं, ठीक है, हर्ष के सिक्के मिलते हैं। यहाँ पर जो है टोटल अगर हम बात करें कि प्रभाकर वर्धन के भी सिक्के मिलते हैं देखने को, टोटल 9 मुद्राएं प्रभाकर वर्धन की है, ठीक है। उसके बाद में ये श्री शालदत्त या श्री शिलादित्य हर्ष है ना, इसके लगभग 284 मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। मोखरी वंश के शासकों की भी मुद्राएं हमें इसमें मिलेगी भिटोरा मुद्रा भांड में, ठीक है। मोखरी वंश का शासक है ईशान वर्मा जिसकी 9 मुद्राएं मिलती है, सर्व वर्मा जिसकी 6 मुद्राएं मिलती है, और अवंती वर्मा है जिसकी 17 मुद्राएं हमें देखने को मिलती है। कहीं लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं तो इतना काफ़ी है, याद कर लो। केडी वाजपेयी ने फरुखाबाद से हर्ष का एक स्वर्ण सिक्का भी क्या किया था, प्राप्त किया था, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, जिसके मुख भाग पर परम भट्टारक महाराजाधिराज श्री हर्षदेव अंकित है तथा पृष्ठ भाग पर उमा माहेश्वर की आकृति अंकित है। इस प्रकार के चांदी के सिक्के हुआ करते थे हर्ष के, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये जो लेक्चर था ये लेक्चर था केवल और केवल स्रोत से लेकर। तो देखिए सबसे पहले हमने गुप्तोत्तर काल के अंदर किन किन वंशों ने जो है स्वतंत्रता की घोषणा करी उनकी बात करी। उसके बाद में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हर्षवर्धन का शासनकाल, उसका धर्म और उसका प्रशासन दिया हुआ था टॉपिक में, तो हमने जो है पुष्यभूति वंश वर्धन वंश शुरू किया है। सबसे पहले जानकारी के स्रोत देखे हैं, साहित्यिक स्रोत देखे, विदेशियों के विवरण देखे और पुरातात्विक स्रोत देखे। साहित्यिक स्रोत के अंदर हर्ष चरित्र देखी है, कादम्बरी देखी है, आर्य मंजूश्री मूलकल्प देखा है। उसके बाद में हमने जो है ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हमने ये देखे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने बात की है किसके विदेशियों के विवरण की, जिसमें हेनसांग है, विली है और इत्सिंग है। उसके बाद में हमने पुरातात्विक स्रोत की बात करी है जिसके अंदर बंसखेड़ा लेख है, मधुबन लेख है, ठीक है, नौसारो है। इसी के साथ में फिर हमने बात करी थी कुछ मुहरों की जो कि नालंदा और सोनीपत से मिलती है हमें। उसी के बाद में हमने कुछ बात करी थी मुद्राओं की, ठीक है, जो कि भिटोरा मुद्रा भांड से हमें रजत मुद्राएं देखने को मिलती है, याद रखना। चलिए दोस्तों, तो यह था केवल और केवल स्रोत से संबंधित। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लेक्चर होगा प्यारे बच्चों प्रारंभिक इतिहास को लेकर, हर्षवर्धन के शासनकाल की फिर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।